Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock markets. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 23717117. And don't forget to prefix 011 if you are calling from outside Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताज़ा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्न भी आज सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आपको बता दें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में कार्यक्रम में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ निशित। Parliament passes the Insurance Amendment Bill to increase FDI limit from existing 49% to 74%. Sensex logs modest losses amid weaknesses in the global stocks. Sensex closes at 49,771, while the Nifty settles at 14,736, and rupee appreciates 14 paise against the US dollar. बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद ने पारित किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के बीच आज सेंसेक्स में हल्की गिरावट दर्ज। सेंसेक्स 87 अंक गिरकर 49,771 पर बंद हुआ। निफ्टी 14,736 पर आया और रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद आज बीमा संशोधन विधेयक 2021 को संसद ने पारित कर दिया। राज्यसभा इससे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में 1938 के बीमा अधिनियम को संशोधित करने की व्यवस्था है, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान 49% से बढ़कर 74% हो जाएगी। इसमें बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर लगी पाबंदियों को हटाने का भी प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र को बड़े और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक पूंजी प्रधान क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 49% करने से पिछले 5 वर्ष में 26,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है और प्रबंधन की परिसंपत्तियों में 76% की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सरकार सभी लोगों को बीमा के दायरे में लाने को प्रतिबद्ध है और संसाधनों के बढ़ने से बीमा कराने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। Well, we have our first caller from Mumbai, Hasmukh Deria. Hasmukh जी, स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछें। Hello. Can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Please go ahead with My question is that India is sitting on the huge reserve of foreign exchange. Can you just please tell me what is the ideal level of foreign exchange India should have for a long-term sustainable growth? Thank you. Well, there is no ideal level, but it is believed that the total number of months cover that a country has is one of the indicators of an ideal cover. So 14 months is considered to be an ideal cover for the foreign exchange reserves. 14 months of imports for an economy is considered to be good. जी, और बात करें अगर यामिनी जी, इस जो बीमा विधेयक आज संशोधन विधेयक पास हुआ है संसद में 49 से बढ़ाकर 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कर दी गई है। बीमा क्षेत्र के लिहाज से भारत में ये विधेयक जो अभी ये पास हुआ है, जो ये लिमिट बढ़ाई गई है, ये कितनी महत्वपूर्ण है और बीमा क्षेत्र का कितना विकास अब संभव हो पाएगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखें तो हमारा जो जर्नल पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स है टू जीडीपी वो केवल 3% के आसपास है।
जबकि ऑन एन एवरेज ग्लोबली वो 7% के आसपास होता है। माना जा रहा है कि कोविड के दौरान जो क्लेम्स हुए हैं और जो बाकी इंश्योरेंसेस भी लिए गए हैं, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, उसके अंदर काफी हद तक कंपनीज को दिक्कतें आई हैं क्लेम्स को जो है पूरा करने में। तो उसके लिए कैपिटल की आवश्यकता रही है और एक इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए कैपिटल को, ताकि वो क्लेम्स को पूरी तरीके से जो है वापस कर सकें और जो है प्रीमियम्स जो है जो ऑफर हो रहे हैं उन्हें रिड्यूस कर सके। इसलिए जरूरी है कि एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए इंश्योरेंस सेक्टर में, ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े। जी, और अब सतीश कुमार दिल्ली से हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो सतीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हाँ जी, नमस्कार जी विशाल जी। मैं मैडम से जानकारी लेना चाहूंगा। मैडम, जैसे जैक मा की जो कंपनियां alibaba.com, अलीपे, अली एक्सप्रेस, आजकल मैडम ये कंपनियां बड़ा टफ टाइम फेस कर रही है, तो मैडम क्या वजह है कि ये परेशानी वाला टाइम सामना कर रही है? मैडम एक सवाल और भी है, जैसे हैप्पीएस्ट कंट्री इंडेक्स में ना भारत को बहुत नीचे दिखाया है, एकदम 139 नंबर पे। तो मैडम क्या वजह है कि भारत के लोग इतने ज्यादा उनको कि भाई खुश नहीं है वो लोग, और उनको ना वहाँ पे गुस्से वाला दिखाया है कि भाई भारत के लोग गुस्से में रहते हैं? मैडम इससे भी बताइएगा, धन्यवाद। जी, ई कॉमर्स कंपनीज के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिसके तहत वो चलती हैं, और ओवरऑल अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाती, वो उस पर निर्भर करता है कि उनका कितना बिजनेस चल रहा है। आजकल कोविड की वजह से काफी सारी ई कॉमर्स कंपनीज अच्छा कर रही हैं, जहाँ पे होम डिलीवरीज हैं और ओवरऑल लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट कर रही हैं। ये कहना कि ये कंपनीज अच्छा नहीं कर रही वो शायद सही नहीं होगा। स्पेसिफिक कंपनीज जो चाइनीज कंपनीज है और ये जो पर्टिकुलर कंपनीज की आपने बात की, वहाँ पे उनके ऊपर कुछ रेगुलेटरी जो है सुपरविजन आया है और जिसके तहत वहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं। जहाँ तक हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है और उन पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है कि आपकी क्या रैंकिंग होगी। Well, we have our next caller, Anil Ahuja from Delhi. Anil जी, स्वागत है, अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा सवाल ये है, जो शेयर मार्केट में पिवट टेबल होती है जिसमें रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट लेवल 1, सपोर्ट लेवल 2, सपोर्ट लेवल 3 दिखाते हैं, वो कैसे डिजाइन करते हैं? मतलब उसका क्या फॉर्मूला होता है? थैंक यू। हाँ जी, देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स डिफाइन किए जाते हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि किस लेवल पे जो है स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाकर के वापस आ जाएंगी, वापस मीन रिवर्जन पे आएंगी, और वैसे ही सपोर्ट में होता है कि वो किस लेवल पे लो पे जाकर के ऊपर वापस आ जाएंगी। तो ये बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स देते हैं और ओवरऑल आपकी जो स्टॉक प्राइसेस होती हैं उन पे निर्भर करते हैं। मूविंग एवरेजेस भी यूज किए जाते हैं और चीजें भी यूज की जाती हैं इनको डिफाइन करने के लिए। जी, अगली श्रोता मुंबई से रत्नाकर जी फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, रत्नाकर जी, कार्यक्रम में स्वागत। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है, अभी एफडीआई के बारे में बहुत कुछ चर्चा होती है। एफडीआई आएगा तो ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअली एफडीआई को अपोज करने वाले भी अपोजिशन ये कहते हैं कि एफडीआई आने से इधर बेरोजगारी हो जाएगी, ऐसे भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली एफडीआई आने से सचमुच इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी को फायदा होता है क्या? ये एक सवाल है। और एक्चुअल एफडीआई में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रहते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट भी उसमें? जी, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो 10% कॉर्पोरेट ओनरशिप रखता है उसे एफडीआई के तहत लाया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना या बिजनेस सेटअप करना, उसे माना जाता है एफडीआई। ये एफआईआईज भी कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके फायदे से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और टेक्नोलॉजी और बहुत सारी और सिनर्जीज एक साथ
इंडिया के पास आती हैं, जिसके तहत वो एक मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट बनती है और बेहतर रोजगार दे पाती है। Our next caller is Shankar from Bhopal. Shankar जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग। मैडम, ये व्हाट इज प्रेडेटरी मार्केटिंग? अगर मैं गूगल में या कहीं अमेजोन पे कोई चीज ढूंढता हूँ और उसके बाद मेरे पास उसी की बातें आती रहती है, इसका मतलब मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी इंटरेस्ट को ध्यान रख रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये प्रेडेटरी मार्केटिंग हुई क्या, या क्या इसके खिलाफ कोई भारत सरकार का कोई नियम है? हम लोग बिना बात के परेशान होते रहते हैं, अगर कोई चीज ढूंढते हैं तो उसके बाद वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, गूगल वाले और अमेजोन वाले और बाकी लोग। थैंक यू जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और कुकीज के द्वारा ये जाना जाता है कि आपके जो बाइंग हैबिट्स हैं या बाइंग पैटर्न्स हैं वो कैसे हैं, और क्योंकि आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिंक्ड होते हैं, तो जैसे आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ट्रैवल करते हैं, उस प्लेटफॉर्म से पता चल जाता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो मार्केटिंग के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि आपको वही सुझाव दिए जाएं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। इनके लिए रूल्स बने होते हैं और कभी कभार प्राइवेसी नॉर्म्स भी होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, पर अभी ओवरऑल जहां तक रूल्स की बात है, इनमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो आपको वो चीजें ना दिखा पाएं जो आपकी पसंद की हों। जी, और अब लखनऊ से कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, कमल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल ये है, अगर जॉइंट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो उसमें जो कैपिटल गेन होता है वो क्या दोनों होल्डर के उसमें इनकम में जुड़ता है या एक ही के में होता है, ये बताइए प्लीज। जी, कैपिटल गेन दोनों के अंदर ही जुड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग होगी वो दोनों के नाम से होगी, तो जो टोटल कैपिटल गेन होगा वो दोनों का होगा। Moving on to the next story, the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021 was introduced in the Lok Sabha today. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the bill. It provides for establishment of the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the infrastructure financing in India. This includes development of bonds and derivatives markets which are necessary for infrastructure financing. Well, Yamini, we would like to know the importance of this bill, how far this bill will go in serving the economy. Well, all the bills are primarily looking at the overall development in the economy, and this will give the necessary push which is required in the process of the reforms that are needed. जी, और अगले कॉलर हमारे साथ हैं मोदी नगर से अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा यामिनी जी आपसे ये सवाल है कि अब इन्होंने डिविडेंड टैक्स तो लगा दिया है इस फाइनेंशियल शेयर से, तो जो डिविडेंड आ रहा है उसमें 5,000 से कम पे भी वो TDS काट रहे हैं 10%, तो इसको अकाउंट पर कैसे किया जाएगा? क्या ये 26 AS में आएगा या सेपरेट होगा? जी, आपके ओवरऑल जो डिविडेंड टैक्स था वो पहले भी था, अब वो डिविडेंड टैक्स इन्वेस्टर के हाथों में टैक्सेबल है, तो उसका जो TDS कटेगा वो ऑटोमेटिकली आपके 26 AS में आना चाहिए। More than 1,38,000 new companies have been registered from April 2020 to February 2021. Minister of State for Finance and Corporate Affairs Anurag Singh Thakur said this in a written reply to a question in the Lok Sabha today. He said during this period, 10,113 companies have been struck off by invoking the provisions of the Companies Act. और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के बीच आज सेंसेक्स में हल्की गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 87 अंक गिरकर 49,771 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8 अंक फिसलकर 14,736 पर आ गया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स लगभग 1%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.73% की बढ़त के साथ बंद हुए। The Sensex today logged modest losses amid weaknesses in the global stocks.
The Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 87 points to close at 49,771, and the Nifty at the National Stock Exchange also slipped 8 points to settle at 14,736. The mid-cap and the small-cap performed better than the Sensex. The BSE mid-cap index gained 0.99%, while the BSE small-cap index ended 0.73% up. In the Sensex pack, shares of 15 companies gained, while 15 logged losses. Tech Mahindra was the top gainer as it climbed 2.4%, followed by TCS, which surged 2.2%. On the other hand, IndusInd Bank lost the most as it fell 4.3%, followed by Power Grid, which declined 3%. In the sectoral indices, 12 out of the 19 sectors climbed. Realty sector stocks were the top gainer as they added 2.9%. IT sector stocks rose 1.7%, and in the losers, BankX ended 1.5% down, while finance slipped 1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,557 companies rose, while 1,491 fell. Shares of 216 companies remained unchanged. Well, Yamini, talking of the broader markets and Nifty Auto in particular, how do you see the auto sector performing, particularly in the backdrop of the new scrappage policy? Well, I think the auto sector has been one of the sectors which has been doing well, and it is also an indicator of how consumer confidence is coming back as the sales have been picking up. Overall, with the scrappage policy and the other policies that have been brought into place, it does show a good indication that the auto sector will do well. Overall, the markets have been positive for the economic recoveries that have been there, but lately there has been a downfall in the stock markets because of different reasons. जी, शेयर बाजार पर हम चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से डॉक्टर अनिल खरबंदा जी। अनिल खरबंदा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। शुक्रिया विशाल जी। जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ अपना। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप विशाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और निशित कुमार जी को, यामिनी जी को बहुत बहुत प्रणाम। तो मेरा कहना यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि जो पीछे आरबीआई की स्टेटमेंट आई है लास्ट वीक, उसके अनुसार यह है कि इमेज बेस्ड पीडीएस कोई चेक सिस्टम है, यानी ये छवि आधारित चेक समायोजन प्रणाली ऐसा कुछ है। ये क्या है? ये चेक के बारे में कुछ है ये चीज? एक तो ये समझाएं, और सेकेंडली मोनोपोली और डुओपोली हमने सीखा था, टेक्स्ट बुक कंसेप्ट हैं ये, और प्लस परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये आज के युग में यानी आम आदमी के दृष्टिकोण से समझाइए कि कहाँ तक प्रासंगिक है, यानी हम इसको कैसे समझें, क्या ये रेलेवेंट है मार्केट में? शुक्रिया यामिनी जी। जो आप चेक डिटेल की बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता आप किस स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं। जो सिस्टम अभी फॉलो हो रहा है कि अगर हाई वैल्यू चेक्स हैं तो वो आपको वो बैंक आपसे चेक करेगा कि आपने पॉजिटिव पे सिस्टम के हिसाब से कि आपने वो इशू किए हैं या नहीं किए। वो पहले भी था, पर अब वो 1 जनवरी से ओवरऑल सारे बैंकिंग में कर दिया गया है। जहां तक ड्यूपोली और मोनोपोली की बात है, ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, और ये इस पे निर्भर करते हैं कि कितने बायर्स और सेलर्स हैं इकोनॉमी में। अगर एक सेलर होता है उसे मोनोपोली कहते हैं, और अगर 2 सेलर्स होते हैं उसे ड्यूपोली कहते हैं। ऐसे ही अगर लार्ज बायर्स और सेलर्स होते हैं तो उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। आज के संदर्भ में अगर देखिए तो काफी सारी इंडस्ट्रीज जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें ओलिगोपोली होती है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है। ऐसे ही मोनोपोली पहले देखी जाती थी जब एक स्पेसिफिक सेक्टर को सिर्फ गवर्नमेंट या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए रोक दिया जाता था, तो ऐसा देखा जा सकता है। Well, talking of the domestic markets, while we have seen a significant correction in the domestic market in the last few sessions, on the other hand, Yamini, we have witnessed a flurry of IPOs in the primary market, and also their subscription have been manifold. How do you see this development, especially with more and more IPOs lined up in the coming days? And what advice do you have for our listeners, as there have been a tendency of late to lap up to every IPO coming their way? Well, it's important to see that, when the markets are at the highest levels, most of the issuers are opting for issue of the IPOs at premiums, because this is referred to as a market timing
practice among the issuers. Also, when an IPO comes in, it's important to see what the core business is, and what is the potential of the core business, and who is the management behind it, and what is the overall profitability of this. Any particular IPO should be backed by the intrinsic worth of that share, which will be determined by the book value of the company. So again, it's important to do an overall assessment of any IPO. Well, now we have our next caller, Tom from Delhi. Tom जी, अपना सवाल पूछें. स्वागत है कार्यक्रम में आपका. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मार्केट मंत्रा टीम. यामिनी मैडम, ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए. जी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है और एक एवरग्रीन सेक्टर्स में माना जाता है. आईटी, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी एंड बैंक्स अच्छे सेक्टर माने जाते हैं. ओवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के सेक्टर माने जा रहे हैं. जहां तक देखा जाए उनमें ग्रोथ काफी है, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी ड्रग्स एक्वायर करते हैं उस पर निर्भर करता है कि कितनी और पोटेंशियल ग्रोथ होगी उनकी. Now moving on to the next story, the rupee at the foreign exchange market today appreciated 14 paise to 72 rupees and 38 paise against the US dollar. The domestic unit rose mainly due to the weakness in the American currency. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, fell 0.15% to 91.79%. Yamini, we would like to know that the rupee has withstood the onslaught of the pandemic as well as the global selling that we are witnessing for the past few days. What factors do you attribute to such a situation? Well, India continues to be one of the fastest recovering economies, and the potential GDP growth in the next year is about 11.5%. We have the highest foreign exchange reserves right now since the historic levels, and the overall economic conditions or the macroeconomic indicators, whether it is purchasing managers index or the other factors in terms of liquidity, as well as the fiscal stimulus which has been given by the government during the COVID, which was about 13% of the GDP, plus the fiscal stimulus which has been given in the budget for healthcare infrastructure and other infrastructure, as well as capital expenditure in railways and other developments. Besides creating a social security framework which strengthens the economy in terms of more financial inclusion, digitalization, e-governance, and the reforms of greater privatization with disinvestments, as well as privatization of banks. These are all factors which have lent many of the foreign institutional investors to invest in the economy, both during the COVID time and after the COVID time. So India remains to be a very positive, bright economy which has a very strong growth focus for itself. Well, continuing in the story, today is 22nd of March, exactly a year ago. The Honorable Prime Minister had called for the historic Janata Curfew, we all remember, followed by the complete lockdown from 25th of March. The markets had a free fall then when the COVID scourge was rising. And yet again, the COVID scourge is rearing its ugly head. But this time the markets, as we have seen, have been largely resilient, comparatively speaking. So how do you see things going if the cases, especially if the cases continue to go north? Yamini. So if you look at the fall in the markets for some time, we do see that the surge in the COVID cases and the lockdown is one of the important factors which is affecting it. Also, the higher bond yields in the US is affecting the foreign institutional investors to park their funds there. Some of the weak economic indicators like the IIP index and the high retail inflation
have also been having an effect on the market. But we do see that since it has been at a higher level, most of the consolidation is taking place at that time, and profit booking is also taking place. So the volatility will continue in the next week as well if the cases continue to surge and fresh lockdowns get announced. Also because of the festivities, people are being made more cautious in terms of not communicating with each other so that the spread is not further. So again, these will be one of those factors which will continue to affect the markets. So broadly speaking, we can expect more volatility in the coming days, maybe. Yes, more volatility in the markets. Absolutely. और अब रुक करते हैं एशियाई बाजारों का। बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और दुनिया भर में बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच एशियाई बाजारों में आज गिरावट रही। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.1% लाभ में रहा। जापान का निकेई 2.1% लुढ़क गया और हांगकांग का हैंग सेंग 0.4% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार मिला जुला रहा। शुरुआती नुकसान के बाद प्रमुख सूचकांकों में कुछ सुधार देखा गया। तुर्की में केंद्रीय बैंक के गवर्नर को पद से हटाने का निवेशकों की धारणा पर कोई खास असर नहीं देखा गया। लंदन का FTSE 100 0.1% लाभ में रहा और जर्मनी के डेक्स में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि फ्रांस का कैक 0.2% के नुकसान में रहा। यानी अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां गिरावट का रुख आज देखा गया है। तो क्या बॉन्ड यील्ड में जो वृद्धि हो रही है केवल उसका ही असर आप मानती हैं या कोई और भी कारक आपको दिखाई पड़ते हैं? जी, बॉन्ड यील्ड्स एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहे हैं, और लेकिन जो रिसर्जेंस ऑफ कोविड केसेस हैं और लॉकडाउन की सिचुएशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो ज्यादा कारण है स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट करने के। ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस काफी सक्सेसफुल है और लोग काफी उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। पर क्योंकि कोविड के केसेस रिसर्च कर रहे हैं और उनका ज्यादा फैलने का चांसेस हैं, तो उसकी वजह से मार्केट्स में एक फॉल है। And oil prices today remain steady amid worries about a drop in demand for fuel products. Lockdowns in several cities of Europe also checked the gain in the crude prices. Brent crude prices added marginally but remained below $65 a barrel mark. In intraday trade, the Brent was trading around $64.70 per barrel, while the WTI crude prices were around $61.60 per barrel. Well, Yamini, we could understand the decline in the oil prices. One is the fear of the lockdown, and the consequent contraction in demand is the one reason the OPEC countries have called for a cut in production. So apart from these, what other factors do you see in the decline of this crude? Well, again, majorly the supply factor would be one of the reasons which would affect the prices. Also, the lockdowns that have been there, the fresh lockdowns which may be announced may be affecting the demand. So the demand and supply interactions may be the major causes for the crude oil prices to be fluctuating. So as and when the lockdowns get announced, they will fall, and the moment the recoveries are faster, they will push back to their levels. और बात गोल्ड की। वैश्विक बाजारों में कमजोरी से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के वायदे मूल्य में 240 रुपए की गिरावट रही। अप्रैल अनुबंध के लिए सोना वायदा 44,780 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब रहा। मई अनुबंध के लिए चांदी का वायदा मूल्य 1,330 रुपए टूटकर 66,200 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास रहा। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में शामिल होने और उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Parliament passes the Insurance Amendment Bill to increase FDI limit from existing 49% to 74%. Sensex logs modest losses amid weaknesses in the global stocks. Sensex closes at 49,771. Nifty settles at 14,736. And rupee appreciates 14 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar, along with me, Vishal Sharma, saying goodbye till we meet again the next time. Namaskar.
Market Mantra.